हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पेपर को देखकर तो और ही अच्छी आपकी हालत हो गई होगी, क्योंकि पेपर जैसा आ रहा है जेईई मेंस का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और बच्चे क्या है ईजिली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं 31 जनवरी शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर के स्पीड सोल्यूशन के बारे में। अगर हम पेपर की एनालिसिस की बात करें तो पेपर जैसा कि पहले आ रहा है, पिछली शिफ्टों में आता रहा है, वैसा ही सिंपल रहा। फॉर्मूला पुट करिए, डायरेक्ट आंसर पाइए। फिजिक्स में ये सिनेरियो रहा, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही रहा सिनेरियो, और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जो है हल्के से क्या लेंदी रहे, जिनमें बच्चों को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट रहा एंड इजी टू स्कोर। तो बच्चों, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं हमारे 31 जनवरी शिफ्ट 1 के फिजिक्स के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए बच्चों फटाफट करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिस बिलोंग्स टू एक्चुअली लॉजिक गेट। और क्या क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, द लॉजिक सर्किट शोन बेलो इज इक्विवेलेंट टू। हमें यहाँ पे एक लॉजिक सर्किट दे रखा है और पूछा है ये कौन सा गेट होगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो बुलियन मैथमेटिक्स, दूसरा है कि हम बना लें इसकी ट्रूथ टेबल। तो देखिए, हम इसको ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, बुलियन मैथ से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी ट्रूथ टेबल बना के एक बार दिखाता हूं और उससे करके दिखाता हूं, खड़ाक से हो जाएगा। ये हमारा क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे इनपुट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आउटपुट हो गया। और फटाफट एक बार मैं इनपुट दे देता हूँ, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और इसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट चेक कर लेंगे और देखेंगे हमारा ये कौन सा गेट बनता है। तो अगर ये 0 है, ये 0 है, तो ये लगा है नॉट गेट, और यहाँ पे एंड, और उसके बाद ये नॉट गेट लगा हुआ है। तो जब यहाँ से 0 से पास होकर जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 से पास होकर जाएगा 1, और ये लगा है हमारा एंड गेट, तो यहाँ कितना बनेगा 1, और जब ये पास होकर जाएगा इस नॉट गेट से, तो यहाँ कितना आएगा 0। तो जब यहाँ पे 0 0 इनपुट है तो हमारा आउटपुट कितना है, दैट विल बी एक्चुअली 0। और अगर हम बात करते हैं, मैं अलग कलर चेंज कर रहा हूँ, A 0 है, B 1, तो जब 0 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, नॉट गेट से पास होने के बाद ये 0 आएगा, यहाँ पे लेंगे 1, तो कहानी क्या बनेगी इस केस में, यहाँ आएगा नॉट गेट से पास होने के बाद 0, और 1 और 0 मिलकर बनेगा एंड गेट से पास होकर जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 0 और 1 लेते हैं तो हमारा इस केस में आउटपुट कितना है, 1 है। और अब हम क्या करते हैं, फिर से इस केस में इसको चेंज करते हैं, और अब हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। A है 1, B है 0, उल्टा कर दिया है। उल्टा कर दोगे कहानी सिमेट्रिक है, तो वैसे भी क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। फिर भी बना के दिखा देता हूँ, A 1 कर दोगे, B 0 कर दोगे, इस केस में कहानी क्या रहेगी, तो आ जाएगा, आप खुद से कर सकते हो, उसको 1 आएगा। सिमेट्रिक ही है ना पूरा। A 1 और B 1 दोनों लेते हैं 1 1, तो B तो ऑलरेडी मैंने 1 लिया, A भी 1 कर दो। ये 1 करोगे तो यहाँ कितना आएगा, नॉट गेट से पास होने के बाद यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पे फिर से जब ये 1 जब नॉट गेट से पास होकर जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और क्योंकि यहाँ पे लगा है एंड गेट, तो इस वजह से यहाँ पे कहानी क्या बन जाएगी, ये आउटपुट आएगा 0, और नॉट गेट के बाद फाइनल आउटपुट कितना बनेगा, 1। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आ रहा है ट्रूथ टेबल, वो क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ये किसकी ट्रूथ टेबल है, हम जानते हैं ये एक्चुअली और गेट की ट्रूथ टेबल है। तो हमारा करस्पॉन्डिंग आंसर बन जाएगा क्या, और गेट। तो देखिए बच्चों, हमसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 10 kg हैविंग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन शोन, फाइंड द मास m ऑफ द अदर ब्लॉक। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ये 53 डिग्री एंगल है, ये 37 डिग्री एंगल है, और यहाँ पर मास कितना है हमारा, ये 10 kg है, और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो बताना है अपन को इस स्मॉल मास का ब्लॉक कितना होगा, इस ब्लॉक का मास कितना होगा। देखिए भाई, तो हम यहाँ पे क्या कुछ नहीं करना है, बस हमको दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, देन आफ्टर दैट वी विल गेट द मास ऑफ ब्लॉक स्मॉल m। तो इस पर अगर बात करें तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर लगेगा एक फोर्स mg sin 53, तो mg sin 53 लगेगा इस डायरेक्शन में, और इधर लगेगा mg cos 53 और लगेगा नॉर्मल। उसको मैंने दिखाया नहीं है, डायग्राम गंदा हो जाएगा, हम उनको पता है यहाँ पे लगेगा वो फोर्स, और एक टेंशन T लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है इसलिए यहाँ भी कितना होगा, टेंशन T इस डायरेक्शन में होगा, और इधर फोर्स लगेगा mg sin 37 along the inclined plane। यहाँ आएगा mg cos 37, यहाँ आएगा नॉर्मल, उसको दिखाया नहीं है, डायग्राम गंदा हो जाएगा। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ A। बस हमें क्या करना है, along the inclined plane इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी है। तो देखो भाई, इसकी बात करते हैं, क्या बनेगा, mg sin 53 माइनस
t इज इक्वल टू आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे क्या आएगा t माइनस एम जी साइन 37 इज इक्वल टू आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को पकड़ के जोड़ दें तो ये t उड़ जाएगा। m की वैल्यू चाहे तो हम अपन पुट कर देते हैं, तो एक बार यहाँ लिखता हूँ, सॉल्व करने में कितना आएगा, एम जी साइन 53 माइनस स्मॉल एम जी साइन 37 इज इक्वल टू आएगा m प्लस स्मॉल m इंटू ए। याद आएगा m कितना है हमारा 10, हमको दे रखा है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg है, तो ये बनेगा 10 इंटू जी। एक बार मैं वैल्यू पुट करता हूँ, साइन 37 होगा 53 होगा 4/5 माइनस ये बन गया m इंटू जी इंटू ये बनेगा 3/5 इज इक्वल टू 10 प्लस m इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है। ये कितना बनेगा देखिए, एक बार सॉल्व करता हूँ इसको। ये बनेगा हमारा कितना, यहाँ आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 8g। मैं यहाँ से g कॉमन निकलता हूँ, कितना बनेगा g, चाहे तो g को लिख लो 10, g कॉमन आ गया जो कि है 10, ये बन गया 8 माइनस कितना बन जाएगा 8 माइनस 3m/5 इज इक्वल टू क्या बन गया है 10 प्लस m इंटू 2 बन गया। ये इससे उड़ गया, यहाँ बन गया 5। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्या बनेगा बच्चों, ये आएगा 40, ये बन गया 40 माइनस 3m इज इक्वल टू बन गया है 10 प्लस m। इधर लेकर आएंगे तो बनेगा कितना 30, कितना आएगा 4m इज इक्वल टू आ जाएगा 30, तो यहाँ से m आ जाएगा हमारा 7.5 kg। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इस केस में 7.5 kg विल बी आंसर। कुछ नहीं करना था, बस हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी along the inclined plane, then we can easily solve it। चलिए देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये परसेंटेज का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों की आगे शिफ्ट लगी है वो लोग देख के जाइएगा। If the percentage error in the measuring length and diameter of wire is 0.1% each, then the percentage error in the measurement of resistance of wire। हम जानते हैं R इक्वल टू कितना होता है रो L बाई ए क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर एरर, तो फ्रैक्शनल एरर आएगा डी आर बाई आर इक्वल टू बनेगा डी एल बाई एल माइनस ऑफ 2dr बाई आर आएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम एरर की, इसलिए प्लस साइन आ जाएगा। परसेंटेज एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे कहानी ये बन जाएगी 2 इंटू डी आर बाई आर इंटू 100। ये लिखा है हमारा परसेंटेज एरर इन लेंथ जो कि है 0.1%। ऐसे ये हमारा लिखा है परसेंटेज एरर इन द रेडियस, जो रेडियस में होगा वही हमारा क्या डायमीटर में होगा परसेंटेज एरर। तो कितना बनेगा ये 2 इंटू 0.1%। तो टोटल हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा एरर 0.3% आ जाएगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ओ माय गॉड, ऐसा क्वेश्चन पहले भी जेईई मेंस में आ चुका है और ऐसा होता है कि जो रिपीटेड PYQs होते हैं उनके क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं पेपर्स में। तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। 4 identical particles of mass m each are at 4 corners of a square. The gravitational force exerted on one of the mass by other masses is given to us. Then distance of side of a square। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर कि ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे यहाँ पे m मास के पार्टिकल रखे हुए हैं। सबका मास कितना है भैया m है। तो किसी भी एक पार्टिकल पर जो रिमेनिंग पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू जो है हमको दे रखी है ये। तो हमसे बोल रहा है बताओ इस केस में साइड लेंथ कितनी होगी। मान लेते हैं साइड लेंथ r है, तो इस पर जो फोर्स, इसको पकड़ लेते हैं, इस पर एक फोर्स पार्टिकल लगाएगा कितना, यहाँ पे ये लगाएगा, नाम दे दो आप, तो 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, 4 बोल दो। तो ये जो पार्टिकल है इस पर फोर्स लगाएगा f नीचे की तरफ। f की वैल्यू कितनी होगी gm1 m2 gm स्क्वायर बाई r का स्क्वायर। ऐसे ये वाला पार्टिकल जो है ये भी इस पर फोर्स आएगा इधर की तरफ f, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा सेम आएगा। ये m वाला जो पार्टिकल है इस पर फोर्स किया आएगा इस डायरेक्शन में f डैश कितना आएगा अगर लिखा जाए तो आएगा g इंटू m1 m2 और ये दूरी होगी हमारी √2r, तो √2r का स्क्वायर। तो ये है इस पर नेट फोर्स हमें दिख रहे हैं, ये 3 फोर्सेज लग रहे हैं। तो नेट फोर्स पर जो आएगा और नेट फोर्स क्या आएगा एफ नेट आएगा इन तीनों का वेक्टर सम। तो ये f और ये f इन दोनों का नेट सम आएगा √2f इस डायरेक्शन में, f डैश की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा √2f इन दोनों का सम प्लस f डैश, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्या बन गया √2f, f लिखा हुआ है gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस f डैश लिखा हुआ है gm स्क्वायर बाई √2r का स्क्वायर बनेगा 2r स्क्वायर।
इस फोर्स को अपन लिखें तो क्या बनेगा GM स्क्वायर, और को बाहर निकाल लेते हैं, GM स्क्वायर बाई R स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, क्या बनेगा अंदर 2√2 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दिस इज नेट फोर्स, और हमें नेट फोर्स की वैल्यू दे रखी है ये, तो हम दोनों को अगर मैच कराएं यहाँ पर क्या बनेगा, ये ले रखा है हमको GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाई 32, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहां से बनेगा 2R स्क्वायर इक्वल टू, ये उड़ गया, ये बन गया 16, तो R स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16L स्क्वायर, तो जो R की वैल्यू आएगी इस केस में दैट विल बी 4L, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजी टू सॉल्व, वैल्यू पुट करिए, खटाक से डायरेक्टली हमें मिलेगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और मैं बोल सकता हूँ गारंटीड कि आपने इस क्वेश्चन को क्लास में किया होगा पहले। A ball is dropped from height h, rebounds up to height h after colliding with the horizontal surface. If the coefficient of restitution for the collision is E is equal to 1/2, then h by h कितना होगा। देखिए ये एक बॉडी है, इसको अपन ने h हाइट से ड्रॉप किया है, तो हम जानते हैं यहाँ पे जस्ट बिफोर द कोलिजन यहाँ पे बॉडी की स्पीड होगी रूट के अंदर 2gh, और जब ये बॉल दोबारा फिर से रिबाउंड होती है, तो रिबाउंड होने के बाद ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाती है, h हाइट तक जाती है, तो जब ये उठेगी तो इस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, रूट के अंदर आएगी, रूट के अंदर 2gh, स्मॉल gh है ना। हमको यहाँ पे दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, दैट इज इक्वल टू E, तो हम जानते हैं अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी V, वो इसका E टाइम्स हो जाएगी, मतलब V इज इक्वल टू कितना होगा, E इंटू U हो जाएगा, तो V लिखा हुआ है √2gh, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, E टाइम्स ऑफ √2g इंटू कैपिटल H के बराबर होगा, ये इससे उड़ जाएगा। तो अगर हम बोले यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं h बाई एच, इसका स्क्वायर मार दो, क्या बनेगा, h इज इक्वल टू बनेगा E स्क्वायर बाई, मतलब E स्क्वायर इंटू कैपिटल H, तो h बाई एच कितना बनेगा, h बाई एच आ जाएगा 1/E स्क्वायर, और E की वैल्यू है 1/2, सॉल्व करोगे मतलब वैल्यू पुट करोगे कितना बनेगा, इस केस में आ जाएगा h बाई एच क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हमारा 4 आ जाएगा, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पुट करिए, फॉर्मूला पुट करिए, डायरेक्ट आंसर पाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, द टीवी ग्राफ इज गिवन फॉर 2 डिफरेंट प्रेशर P1 एंड P2, ये हमें टीवी ग्राफ दे रखा है, तो बताना है P1 P2 में क्या रिलेशन होगा। देखिए ये भी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रॉम KTG, तो हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू होती है nRT, तो T बाई V का जो आएगा स्लोप, T बाई V क्या बनेगा इस केस में, P डिवाइड बाई nR, तो जो इस केस में टीवी ग्राफ का स्लोप है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो P2 वाली कंडीशन में बात करें तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम, मतलब P2 इज ग्रेटर देन, P2 विल बी ग्रेटर देन P1 आ जाएगा, P2 की वैल्यू क्या है, P1 से यहाँ पर बड़ी है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा इस केस में, A विल बी द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है, इट्स ए क्लास इलस्ट्रेशन, और आपने पक्का इस क्वेश्चन को क्लास में किया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर ए 1D मोशन रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द टाइम इज गिवन एज t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बीटा x हमें दे रखा है यहाँ पे, देन द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो अगर हमें निकालना है वेलोसिटी तो एक काम करो, इसे करो डिफरेंशिएट, इसको अगर मैं t के रेस्पेक्ट में करता हूँ डिफरेंशिएट, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2ax इंटू dx बाई dt प्लस b इंटू बीटा इंटू dx बाई dt, ये बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया 2ax प्लस बीटा इंटू ये बन जाएगा v, तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1/2ax प्लस बीटा, तो हमें वेलोसिटी तो मिल गई, ये वेलोसिटी है। अब हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ, तो उसको दोबारा फिर से करो डिफरेंशिएट, तो दोबारा फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, तो जो आएगा हमारा वो आएगा एक्सेलरेशन, कितना आएगा देखिए भाई, एक्सेलरेशन अगर लिखा जाए इस केस में दैट विल बी, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ये लिखा है 2ax प्लस बीटा के पावर -1, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 1 माइनस t की पावर -1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, -1/t स्क्वायर होता है ना, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये t की पावर -1 लिखा है, तो -1/2ax प्लस बीटा का स्क्वायर, इसके बाद दोबारा इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा, ये 2a का बनेगा 2a, x का बनेगा dx बाई dt, तो बन गया 2a इंटू dx बाई dt, और बीटा का बन जाएगा 0, तो लिखा जाए तो ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन, कितना बनेगा, ये लिखो क्या लिखा हुआ है, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2ax प्लस b है, बीटा है, तो ये लिखा है हमारा v स्क्वायर माइनस
2a को ऐसे लिख दिया मैंने, ये बन गया v स्क्वायर, और एक v यहाँ लिखा है तो बन जाएगा v क्यूब। तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पे, ये एक्चुअली इसको कैपिटल ए से दिखा दो, वरना ये जो है ये कांस्टेंट है और ये एक्सेलरेशन है, दोनों में अंतर है ना। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये इसको कैपिटल ए से दिखाता हूँ एक्सेलरेशन को, वो आएगा -2av क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी a है ना, तो a से 1 कटना कर दो भाई। तो जो आएगा हमारा एक्सेलरेशन वो आएगा -2a इंटू वी क्यूब। ये होगा रिलेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन क्या आपको पेपर में मिल जाता। चलिए देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये भी एक क्लास क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, टू रेजिस्टेंस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, coefficient of thermal resistance actually A1 and A2 are having equal resistance, equivalent temperature, coefficient of resistivity in series and parallel combination R कितना होगा। देखिए तो हमसे बोल रहा है दो रेजिस्टेंस है, इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है कितना है यहाँ पर, वो है A1 एंड A2। तो A1 एंड A2 है, अगर इनको हम जोड़ दें, यहाँ पे बनाता हूँ, ये R रेजिस्टेंस है और ये भी एक R है, इनको अगर हम सीरीज में जोड़ें तो इस केस में क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent coefficient of thermal resistance as well as equivalent coefficient of resistance in parallel combination, सीरीज में और पैरेलल दोनों में बताना है। तो देखो भाई, अगर इनको हम सीरीज में जोड़ दें बेटा, सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, हम जानते हैं यहाँ पे R लिखा जाए इस केस में, तो ये है R इनिशियल, तो R1 लिखता हूँ, R1 बनेगा R1 प्लस A1 इंटू R इक्वल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, A1 डेल्टा टी। ऐसे R2 क्या बनेगा, R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, तो A2 इंटू डेल्टा टी बन जाएगा। अगर हम दोनों को लिखें सीरीज में तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा इस केस में, देखो हम जानते हैं बनेगा R1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है हमारा A1 इंटू डेल्टा टी। ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, R1 प्लस A2 इंटू डेल्टा टी। तो अगर इसको लिखें तो क्या बनेगा, देखो इसे लिख रहा हूँ मैं, ये बनेगा 2R प्लस R A1 प्लस A2 इंटू डेल्टा टी। देखो अगर इनको हम जोड़ते हैं सीरीज में, तो सीरीज में मैं R डैश लिखता हूं, वो क्या आना चाहिए, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आना चाहिए, 2R1 प्लस अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 2R आ जाएगा। तो हमको इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2R निकालेंगे कॉमन, तो कितना बन जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 2R कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस A1 प्लस A2 डिवाइड बाई इंटू डेल्टा टी बन गया। तो अगर मैं इन दोनों को कराऊं यहाँ पर मैचिंग, तो यहाँ से अल्फा इफेक्टिव कितना आएगा, अल्फा इफेक्टिव सीरीज के लिए आ जाएगा, वो आएगा A1 प्लस A2 बाई 2। अब ये तो बात होगी किसकी भैया, सीरीज की। अब बात करते हैं व्हाट विल बी द कंडीशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इनको हम पैरेलल में जोड़ें, यहाँ पे इन दोनों को पैरेलल में जोड़ें, तो हम जानते हैं आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाई 2। तो उस केस में यहाँ पे लिखता हूँ मैं किसके लिए, फॉर पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन के लिए कहानी क्या बनेगी, R बाई 2 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी बनना चाहिए। तो देखो भाई ये लिख रहा हूँ, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्वल क्या बनेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बनेगा। कितना बनेगा, 1 बाई R 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है हमारा A1 इंटू डेल्टा टी, प्लस 1 बाई R 1 प्लस A2 डेल्टा टी, ये बन जाएगा। इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ मैं, थोड़ा है ना, जगह बन जाते हैं। देखिए जरा, तो इसको सॉल्व करते हैं, तरीका देखिए, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा इस केस में, इसको यहीं छोड़ दो, इसको ऊपर ले आओ। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा, एक बार लिख के दिखाता हूँ, 1 प्लस A1 डेल्टा टी की पावर -1 आएगा। और क्योंकि A1 डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो इस केस में बाइनोमियल लगाएंगे तो माइनस कहाँ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या बनता है, 1 प्लस nx। तो ये हमारा कितना बनेगा, 1 माइनस A1 डेल्टा टी बन जाएगा, है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इस केस में आएगी पावर -1 और ये बन जाएगा की कहानी, बनेगा 1 बाई R, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस A1 डेल्टा टी। ऐसे ही इसके लिए गए तो ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा 1 माइनस A2 डेल्टा टी डिवाइड बाई R बन जाएगा। अब इनको क्या पकड़ के सिंपली जोड़ दो, तो 1 बाई R इक्वल कितना बन जाएगा, 1 माइनस A1 प्लस A2 इंटू डेल्टा टी, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 डिवाइड बाई R, सही है। अब इसको देखो, इसको कर लो उल्टा, तो R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा इस केस में, R डिवाइड बाई 2 में बाहर निकालता हूँ, 1 माइनस A1 प्लस A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये बन जाएगा। अब देखिए उसको लिखने का तरीका, R इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए हमारा, ऐसा होना चाहिए, R बाई 2 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी के फॉर्मेट में। ये लिखा है 1 माइनस एक्स,
ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, देखो इधर लिखता हूँ, आर इक्वलेंट बनेगा r/2 यहीं छोड़ दो, जब ऊपर जाएगा क्या बनेगा 1 माइनस a1 प्लस a2/2 इंटू डेल्टा टी की पावर -1, ये बन जाएगा। अंदर ले आओ इसको, तो यहाँ से r इक्वलेंट कितना बनेगा r/2, ये बनेगा -1 अंदर आएगा, तो 1 प्लस a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा टी बन जाएगा। तो हमारा जो अल्फा इफेक्टिव आएगा, अल्फा इफेक्टिव वो इस केस के लिए भी कितना आएगा, वो इस केस के लिए भी कितना आएगा हमारा, दैट विल बी a1 प्लस a2/2। दोनों ही केस में हमारा जो अल्फा इफेक्टिव आएगा दैट विल बी a1 प्लस a2/2। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, a1 प्लस a2/2 फॉर बोथ द केसेस। तो डी विल बी अवर ऑप्शन। ये क्वेश्चन पहले भी जे मेंस में आ चुका है, ये PYQ क्वेश्चन है। तो जो बच्चे अभी पेपर के लगे हुए हैं वो PYQ एक बार देख के जाइए, उनका बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बोला देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, सिंपली क्वेश्चन है, एन आर्टिलरी ऑफ मास m1 फायर्स ए सेल ऑफ मास m2 एट द टाइम ऑफ फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक आर्टिलरी है, जब क्या होगा इस केस में, ये जो आर्टिलरी है यहाँ पर, जब ये m1 मास, इसका मास m1 है, जब ये फायर करेगी m2 मास के यहाँ से गोले को, तो इस केस में क्या है, इनिशियली ये रेस्ट पे थी, तो m2 मास का जब गोला यहाँ से बाहर निकलेगा m2 मास का, तो इसकी कुछ वेलोसिटी v2 है, m1 वाली जिसका मास m1 है इसकी कुछ वेलोसिटी पीछे की तरफ v1 होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली ये पहले रेस्ट में था, और जब ये क्या करेगा, इसको फायर करेगा, तो जो यहाँ से सेल बाहर निकलेगा, जितना मोमेंटम उसका आगे की तरफ होगा उतना ही मोमेंटम इसका पीछे की तरफ होगा। तो m1 v1 इज इक्वल टू क्या होगा इस केस में, m2 v2, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर मैं लिखूँ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, p² डिवाइड बाई 2 हम लिख सकते हैं, किसके लिए, सेल आर्टिलरी के लिए, और दूसरे वाले की क्या बनेगी, p² डिवाइड बाई 2m2। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर लिखा जाए k1/k2 तो क्या बनेगा, m2/m1 बन जाएगा, क्योंकि दोनों का जो मोमेंटम है दैट इज एक्चुअली सेम। तो आंसर हमारा इस केस में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, इसके बाद खटाक से इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का हमने लिखना था रेशियो। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्चुअली साउंड वेव्स, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है साउंड वेव का। क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसकी लेंथ इसकी है, ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या है, 60 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप कितना होगा। देखिए भाई, इस केस में हमें जानते हैं कि अगर कोई क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो इस केस में उसकी लेंथ अगर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए L1 मान लेते हैं, L1 लेंथ मान लेते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आती है V डिवाइड बाई कितनी आएगी इस केस में, 4L1। और अगर हम बोलें ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी मान लें, इस केस में लेंथ L2 है ओपन ऑर्गन पाइप की, तो जो हमें यहाँ पर आएगी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो होती है V डिवाइड बाई, अगर लेंथ L2 बोला है तो 2L होता है, 2L2 हो जाएगी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। हमसे बोल रहा है फर्स्ट ओवरटोन क्या होगी, सेकंड हार्मोनिक क्या होती है, NV/2L आता है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। तो ये दोनों हमसे बोल रहा है इस केस में क्या है, बराबर है, तो इन दोनों को कर देते हैं बराबर। कहानी क्या बन जाएगी यहाँ पर, यह आ जाएगा V डिवाइड बाई 4L1 दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2V डिवाइड बाई कितना बनेगा, 2L2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, V से V भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो L2 आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू आएगा 4L1। हमको ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 60, यहाँ से आएगा 4L1, तो L1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बच्चों, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इस केस में, 15 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजी टू सॉल्व दैट फॉर्मूला बेस्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, व्हेन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप इनटू ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल पाइप फिल्ड विद ग्लिसरीन देन व्हाट विल बी द V वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या बोल रहा है, ये एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल पाइप है जिसमें ग्लिसरीन भरी हुई है, और अगर आप क्या करते हो, इसमें एक बॉल को यहाँ पे कर देते हो, नीचे की तरफ डिप कर देते हो, छोड़ देते हो, तो हम जानते हैं इस केस में जो बॉल है जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस पर विस्कस फोर्स जो लगेगा पीछे की तरफ, देखो इस पर mg लगेगा नीचे की तरफ, और इस पर क्या होगा, एक लगेगा बॉयंसी फोर्स रो Vg, और एक विस्कस फोर्स लगेगा कितना, 6 पाई नीटा RV। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या होती है कि बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस पर अपोजिंग फोर्स भी पीछे बढ़ता जाएगा। लॉन्ग टाइम बाद क्या होगा, लॉन्ग टाइम बाद इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि mg को रो Vg और 6 पाई नीटा RV बैलेंस कर लेंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो फाइनली क्या होगी, ये बॉडी जो बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी।
तो इस केस में जो ग्राफ हमारा बनेगा करस्पॉन्डिंग ग्राफ, द ओनली कट ग्राफ विल बी क्या होगा, इस केस में इसका v बढ़ता जाएगा और लॉन्ग टाइम बाद इसका v हो जाएगा कांस्टेंट। तो ग्राफ कौन सा बनेगा इस केस में, c वाला विल बी अवर द करेक्ट ग्राफ फॉर दिस एक्चुअली। लॉन्ग टाइम इसका वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और लॉन्ग टाइम बाद v क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन है। चलिए भाई देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। द फोर्स F डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस x एंड टाइम एज गिवन टू us, F इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bt की पावर 1/2। फाइंड द डायमेंशन, फाइनल डायमेंशंस ऑफ b स्क्वायर बाई a कितना होगा। देखिए भाई हम यहाँ पे दे रखा है F इज इक्वल टू हमें दे रखा है ax स्क्वायर प्लस b इंटू टी की पावर 1/2। तो हम जानते हैं इस केस में कि जो f का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही क्या होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर का होगा। तो यहाँ से a का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर b का निकाल लेते हैं। तो f क्या आएगा, ml t की पावर -2, ये आ गया है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए a इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से a का जो आएगा डायमेंशन फॉर्मूला वो आएगा ml -1 t -2, ये a की बात हो गई। b के लिए बात करते हैं, तो b इंटू टी की पावर क्या है 1/2 है ना, ये मल्टीप्लाइड में इसके ना, t यहाँ पर मल्टीप्लाइड में। तो b इंटू टी की पावर 1/2 का जो डायमेंशनल फार्मूला है वही किसका होगा, f का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो क्या कर सकते हैं, ml t की पावर -2 ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है, दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए b इंटू टी की पावर 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ से जो b आ जाएगा हमारा, इस केस में b कितना बनेगा देखिएगा, लिखा जाए तो b आ जाएगा हमारा कितना, ml ये आएगा ml t की पावर -2 है, नीचे आएगा t की पावर 1/2, तो ऊपर जाके क्या बनेगा, b आ जाएगा हमारा ml t की पावर -5/2 बन जाएगा, ऊपर जाएगा ये बन गया हमारा b। हमसे क्या बोल रहा है, b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर का बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो b स्क्वायर हमें कितना बनेगा, m का स्क्वायर मारो, तो m स्क्वायर क्या बन गया, m स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -5, b स्क्वायर बाई a की बात कर रहे हैं, और a ये लिखा हुआ है ml -1 t -2, कितना आ जाएगा इसके, देखो ये m इससे कैंसिल हो जाएगा, m इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कहानी क्या बनेगा, m इंटू एल क्यूब t की पावर -3 विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b स्क्वायर बाई a। तो क्या बन गया हमारा, m इंटू एल क्यूब t की पावर -3 विल बी द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं, क्लास बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। Two charges Q and 3Q are placed at a distance r from each other. Find the distance from Q where electric field is 0. लो भाई ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी पक्का आपने क्या क्लास में किया होगा, ऐसा क्वेश्चन गारंटी है। तो क्या बोला, देखिए ये Q चार्ज है और ये क्या है हमारा यहाँ पर 3Q चार्ज है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो r है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P ऑब्वियस सी बात इस केस में इनके बीच में आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो हमें बताना है इसकी Q चार्ज से दूरी कितनी होगी। अगर मैं ये दूरी x बोल दूं, ये दूरी हमारी कितनी है, x है, ये दूरी x बोल दूं, तो इस Q की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1, और इस 3Q की वजह से कितना आएगा, अलग कलर ले लेता हूँ, 3Q की वजह से आएगा पीछे की तरफ, कितना आएगा E2। ये दूरी हमारी कितनी होगी, r -x, दिस विल बी r -x। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, E1 इज इक्वल टू E2 होना चाहिए। तो E1 इज इक्वल टू E2 कर दो भाई, यहाँ पर क्या बनेगा, करता हूँ इसी कलर से करता हूँ, E1 इज इक्वल टू बन जाएगा E2। E1 कितना है, KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और E2 है K इंटू 3Q डिवाइड बाई R -x का स्क्वायर बन जाएगा। ये इससे उड़ गया, Q से Q उड़ गया, रूट ले लो पूरी क्वेश्चन में, क्या बनेगा, √3x बराबर क्या बन गया, R -x। इसको तो ले आते हैं, तो यहाँ से कितना बनेगा, √3 + 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा r, तो x की वैल्यू आ जाएगी r डिवाइड बाई √3 + 1। दिस विल बी अवर द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, r डिवाइड बाई √3 + 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। ओ भाई ये क्वेश्चन तो क्या है, पहले भी इसी क्या बोलते हैं इसी साल अभी जनवरी वाले पेपर्स में आ चुका है, जेई मेन में पिछली शिफ्ट में। क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन प्रिज्म जो है इस केस में एन एपेक्स एंगल इज a, और इसका कितना है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot a/2 है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा। तो हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, sin a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई क्या होता है, sin a/2 फॉर मिनिमम डेविएशन। म्यू हमको दे रखा है cot a/2, cot को क्या लिख सकते हैं, cos बाई sin, तो बनेगा cos a/2 डिवाइड बाई sin a/2, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इस केस में, sin a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई sin a/2। ये sin a/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा cos a/2, इसको लिख सकते हैं sin 90 - a/2, तो क्या बनेगा sin
90 माइनस ए बाई 2 बराबर आ जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2। दोनों को कर दो बराबर। क्या है यहाँ से 90 माइनस ए बाई 2 बराबर आ गया ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे कर दें क्या मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 180 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू बन गया ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये इससे उड़ गया तो डेल्टा एम हमको पूछ रहा है, डेल्टा एम कितना बनेगा 180 माइनस 2a विल बी अवर ऑप्शन, है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसके 180 माइनस 2a। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स करती जानी है और इसके बाद खटाखट आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए ये भी क्या बोल रहा है, इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम आयन द फर्स्ट member of Lyman series is lambda, then the wavelength of the second member of this series will be। तो हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू क्या बनेगा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर होता है अगर इलेक्ट्रॉन n2 से n1 स्टेज में आ रहा है। लाइमन सीरीज की पहली लाइन कहाँ से कहाँ होती है 2 से 1। तो इस केस में कहानी क्या बनेगी, देखिए अगर मैं मान लो एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन मान लेते हैं तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कितना बनेगा इस केस में आर जेड के 1 मान लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे क्योंकि वैसे भी बाद में कैंसिल हो जाएगा ना। तो जेड मान लेते हैं 1, तो एन कितना है, कहाँ पे आ रहा है 1 में आ रहा है, कहाँ से 2 में। तो इस केस में जो हमारा 1 बाई लैम्डा बनेगा कितना बनेगा आर, ये बनेगा 1/4 तो 3/4। तो लैम्डा हमारा कितना गया इस केस में 4/3 आर। ये हमारा क्या है फर्स्ट जो सीरीज है, जो हमारी फर्स्ट लाइन आएगी उसकी वेवलेंथ है। जो सेकंड लाइन आएगी वो कहाँ से कहाँ आएगी, वो आएगी 3 से 1 में आएगी। तो 3 से 1 में क्या बनेगा आर जेड कितना है 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1 बाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू बन गया आर, ये बनेगा 1 माइनस 1/9 तो बन गया 8/9 बन जाएगा। तो लैम्डा डैश हमारा आएगा इस केस में आएगा 9/8 आर। हमसे लैम्डा डैश पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो दोनों को डिवाइड मार दो भाई, 2 है तो लैम्डा डैश डिवाइड बाई लैम्डा कितना बनेगा 9/8 आर इंटू क्या बनेगा 4 डिवाइड बाई ऊपर जाएगा 3 आर, आर 4 उड़ गया तो लैम्डा डैश कितना बनेगा 27/32 इंटू ये लैम्डा हमारा बन जाएगा इस केस में। ये हमारी क्या है सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज है जिसकी वेवलेंथ फर्स्ट लाइन के टर्म में कितनी आ रही है 27/32 लैम्डा। कहाँ दे रखा है, दिस विल बी द आंसर। चलिए भाई देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8 वोल्ट। इफ द वेवलेंथ इज made 3 lambda stopping potential become 2 volt then find the threshold wavelength of the photoelectric effect। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या जानते हैं कि जो आइंस्टाइन इक्वेशन होती है वो क्या होती है EV नॉट इक्वल टू होती है h न्यू HC बाई लैम्डा, बोल दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लैम्डा के टर्म में बात हो रही है HC बाई लैम्डा -5। जब यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट है उस समय कितनी वेवलेंथ थी लैम्डा थी, तो यहाँ कितना बनेगा इस केस में, यहाँ पे ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू बन जाएगा कितना बन जाएगा HC बाई लैम्डा -5 कितना है 5 हमारा, ठीक है ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारी। और जब वेवलेंथ कितनी हो जाती है 3 लैम्डा हो जाती है उस केस में कितना है हमारे ये क्वेश्चन जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वो 2 वोल्ट है, यहाँ पे आएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। ऑब्वियसली बात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये मैं इसको लिख देता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना होगा इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट होता है क्योंकि यहाँ ई से मल्टीप्लाइड है ना, उस समय कितनी वेवलेंथ है 3 लैम्डा है तो -5। तो हमसे पूछ रहा है बताओ यहाँ पे कितना होगा हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, तो हमें 5 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे तरीका देखिए, इस इक्वेशन में काम करते हैं यहाँ पे इसको करते हैं रिमूव। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से करूँ मल्टीप्लाई तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को करूँ सब्ट्रैक्ट, ये आएगा माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 8 ये बनेगा 6 बनेगा तो यहाँ आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू बनेगा कितना 2 ये आएगा -1 ये बनेगा +3 तो 5 यहाँ से बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारा यहाँ पे वर्क फंक्शन है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो ये कितना होगा हमारा HC बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा नॉट कितना बनेगा यहाँ से 12400 HC की वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 1 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो ये आएगा एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना बनेगा यहाँ से 12400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये आ जाएगी हमारी वेवलेंथ। तो हमें किसके टर्म में बताना है, अच्छा तो ये कितना बनेगा, देखो ये बनेगा यहाँ पे लैम्डा बनेगा 1.24 इंटू 10⁻⁻6 मीटर विल बी द वेवलेंथ ऑफ
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल। कितना बन जाएगा इस केस में? दिस विल बी सी विल बी आवर ऑप्शन। तो बच्चों ये था हमारा क्या जेई मेन 31 जनवरी शिफ्ट 1 का फिजिक्स पेपर का सोल्यूशन। आपने देखा एक्चुअली पेपर्स में जो क्वेश्चन हैं दैट आर वेरी सिंपल एक्चुअली। अगर आपने सिंपली फॉर्मूले क्या है याद करके गए हैं, आपने पूरा सिलेबस का कवरेज किया हुआ है, देन इजीली यू कैन एक्चुअली डू द पेपर। तो बच्चों लोग आप लोग इन वीडियो को देखिए और जिन बच्चों के आगे लगे हैं पेपर उनको वो इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करिए। और जो बच्चे शिफ्ट को देकर आए हैं वो बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।